हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग मगध के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि अब कितने राजा जो थे वो मगध पे कितने राजाओं ने जो है मगध पे शासन किया था और किस किस के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बौद्ध और जैन साहित्य जो थे उनसे यह पता चलता है कि मगध के ऊपर हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का शासन रहा। ये तीन वंश जो थे उसने मगध पे शासन किया। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके पहले के का जो इतिहास है, इसके पहले की जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा कुछ स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। महाभारत और पुराणों से जो पता चला है वो है कि उनके अनुसार सबसे पुराना राजवंश तो जो था वो बृहद्रथ था और इसकी स्थापना जो है वो बृहद्रथ ने ही की थी। और जरासंध नाम का एक राजा है जिसके बारे में हमें महाभारत में पढ़ने को मिलता है और जो कि इसी वंश का था। तो महाभारत में जरासंध नाम का एक राजा था जो कि इसी वंश का था। और इस राजवंश का जो जब समय चल रहा था तब मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह में थी। और जरासंध के बाद की जो हिस्ट्री है वो अस्पष्ट है, कुछ साफ साफ नहीं है। तो मगध का जो वास्तविक इतिहास है, जो रियल हिस्ट्री है, उसकी शुरुआत होती है हर्यंक डायनेस्टी से है। और इस डायनेस्टी के जो राजा थे, इस डायनेस्टी के जो किंग थे वो थे बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन जो थे ये प्रमुख राजा थे, ये इम्पोर्टेंट राजा थे। तो हर्यंक वंश जो था वहां से मगध की जो हिस्ट्री है वो वहां की शुरुआत होती है। और इसके जो राजा थे वो थे बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन जो थे वो हर्यंक वंश के थे। तो पहले हम लोग बिंबिसार के शासन काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर अजात शत्रु और फिर उदयन। उसके बाद हम लोग शिशुनाग वंश को देखेंगे और अंत में नंद वंश को। तो बिंबिसार के शासन काल में क्या क्या हुआ? तो बिंबिसार जो थे वो एक सामान्य सामंत भट्टिय के पुत्र थे, मतलब सामान्य सामंत भट्टिय के बेटे थे। और इनका जो शासन काल है, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी के बीच में माना जाता है। और ये जब राज्य कर रहे थे तब उसकी राजधानी जो थी वो गिरि ब्रज या फिर राजगृह थी। और उन्होंने मगध जो था उसके विस्तार के लिए, उसके स्प्रेड के लिए सिर्फ लड़ाई ही नहीं बल्कि उन्होंने वैवाहिक संबंध भी बनाने शुरू कर दिए थे। मतलब दूसरे दूसरे पहले के जो राजा होते थे वो दूसरे राज्यों में विवाह करके, और विवाह से तो एक रिलेशनशिप हो गया, तो जो सामने वाला राज्य है वो ऑब्वियसली अगर रिलेशनशिप है तो अटैक नहीं करेगा। तो इस कारण से जो पहले के राजा थे वो मैरिज अलायंसेस भी करते थे ताकि आप उनका जो राज्य है उसको विस्तार कर सके। तो बिंबिसार ने भी ये वैवाहिक और मैत्री संबंधों की नीति का अवलंबन किया था उसको। और शुरुआत में मगध के स्प्रेड के लिए इन्होंने वैवाहिक संबंधों की नीति जो थी उसे बढ़ाया। और कौशल राज की जो बेटी थी और प्रसेनजीत की जो बहन थी उनके साथ शादी की। और कौशल देवी के साथ शादी होने के बाद दहेज में उन्हें काशी का राज्य मिला। इस शादी के वजह से उनके राज्य का तो विस्तार हुआ ही, और साथ ही में क्या हुआ, वो कौशल के साइड से निश्चिंत हो गए कि उधर से कोई भी हमला नहीं होने वाला है। और फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे राज्य जो थे उनसे मतलब वो इधर निश्चिंत होके वो दूसरे राज्यों से आसानी से युद्ध कर सकते थे। फिर उन्होंने दूसरी शादी जो है वो लिच्छवी की राजकुमारी से की। और जो उनकी तीसरी शादी थी वो मद्रकुल के मुखिया की बेटी से की थी। और ये जो भी वैवाहिक संबंध थे, जो मैरिज अलायंसेस थे, इनका मगध जो था इसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा में काफी बढ़ोतरी हुई। इसलिए मगध का जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था।
और जब बिंबिसार की जो वैवाहिक संबंधों की जो नीति थी, मतलब जो मैरिज अलायंसेस की जो नीति वो अपना रहे थे, उनके उसके कारण उनकी जो भी प्रतिष्ठा थी उसमें काफी बढ़ोतरी हुई थी और उनकी स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। तो इसके बाद उन्होंने विजय नीति को अपनाया और इन्होंने अंग पर अधिकार कर लिया। जैसा कि हम लोगों ने 16 महाजनपद जब पढ़ रहे थे तो देखा था कि सारे राज्यों को अंत में मगध के अंदर कर लिया गया था। तो बिंबिसार ने जो है वो मगध पर अधिकार, मतलब बिंबिसार ने अंग पर अधिकार कर लिया था। और इस विजय के बारे में, इस विक्ट्री के बारे में हमें दीर्घ निकाय और महावज्ञ से पता चलता है। और जब अंग की विक्ट्री हो गई, अंग इन्होंने जीत लिया, तो उसके बाद उन्होंने जो उनके सबसे प्रबल शत्रु थे, सबसे बड़े एनिमी जो थे, वो अवंती की ओर ध्यान दिया। और फिर ये भी कहा जाता है कि अवंती के जो राजा थे चंद प्रद्योत महासेन, उनसे बिंबिसार की लड़ाई भी हुई थी, लेकिन बाद में उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। और ऐसा माना जाता है कि जब प्रद्योत को पोलियो नाम की बीमारी हुई थी तो बिंबिसार ने राज्य वैद्य को उनके इलाज के लिए भेजा था। और इस तरह से क्या हुआ, अवंती के साथ जो है मगध का जो रिलेशन था वो फ्रेंडशिप वाला हो गया, दोस्ती वाला हो गया। तो बिंबिसार का जो समय था, उस समय जो पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी मगध की। और इस बात का पता जो है इस बात से भी चलता है कि गांधार के जो राजा थे पुमकुशति, उन्होंने बिंबिसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। और पुमकुशति वही राजा थे जिनके खिलाफ अवंती का जो राजा था प्रद्योत, उनको भी सफलता नहीं मिली थी। तो अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, ये भी पुमकुशति से युद्ध किए जा रहे थे, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी। तो बिंबिसार का जब राज्य था उस समय लगभग 80,000 गांव थे। अब है अजात शत्रु के काल में मगध। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अजात शत्रु के समय में मगध जो था उसमें कौन कौन से चेंजेस आए थे, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार के जब अंतिम दिन जब थे, मतलब अपने लास्ट डेज में, बिंबिसार जो है उनकी हत्या उनके बेटे कुनिक ने कर दी थी और राज सत्ता जो था उस पर कब्जा कर लिया था। और कुनिक जो है वही अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। और सत्ता मिलने के बाद भी जैसे ही मतलब वो रूलर बने, तो उसके बाद ही उन्होंने साम्राज्यवादी नीति शुरू कर दी। मतलब उन्हें अपने साम्राज्य की जो है वो इस साम्राज्य को स्प्रेड करना है, फैलाना है। तो उन्होंने साम्राज्यवादी नीति शुरू कर दी। और इसमें सबसे पहले उनकी लड़ाई जो है, अजातशत्रु की लड़ाई जो है वो कौशल के राजा के साथ हुई। तो बिंबिसार जो है उन्होंने प्रसेनजीत की बहन से शादी की थी। तो अपनी बहन की मृत्यु के बाद कौशल का राजा जो था प्रसेनजीत, इसी से जो भी टैक्स मिलते थे मगध को उसको बंद कर दिया। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि अजात शत्रु से उन्हें युद्ध करना पड़ा। इसके रिजल्ट में प्रसेनजीत को अजात शत्रु से लड़ाई करनी पड़ी और इस लड़ाई में जो है वो अजात शत्रु हार गए। और इसके भी रिजल्ट में क्या हुआ कि उन्हें अपनी बेटी की शादी जो है वो अजात शत्रु से करनी पड़ी और काशी राज्य जो था वो भी अजात शत्रु को देना पड़ा। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि बिंबिसार जो थे उन्होंने प्रसेनजीत की बहन से शादी की थी और बिंबिसार ने लिच्छवियों की जो राजकुमारी थी उनसे भी शादी की थी। तो अजात शत्रु जो थे वो लिच्छवी की जो राजकुमारी थी उन्हीं के बेटे थे अजात शत्रु। तो कौशल के साथ निपटने के बाद, मतलब कौशल की जो स्थिति थी वो ठीक हो गई थी, उन्होंने प्रसेनजीत की बेटी से शादी कर ली और काशी राज्य जो था वो इनके अंडर में आ गया। तो अब उन्होंने लिच्छवी के ऊपर आक्रमण किया, लिच्छवियों पर अटैक किया। और लिच्छवी, हालांकि उनकी माँ जो थी वो भी लिच्छवी को मारी थी, लेकिन फिर भी उसने वैशाली के ऊपर आक्रमण किया था। और ये भी कहा जाता है कि अजात शत्रु के भाई एक हीरे का बहुत ही प्रेशियस हार जो है वो लेकर वैशाली चले गए थे। और अजात शत्रु की जो पत्नी थी पद्मावती, वह हार वापस चाहती थी। इसी के लिए अजात शत्रु जो थे उनको वैशाली पर चढ़ाई करनी पड़ी थी, वैशाली पर अटैक करना पड़ा था।
और वैशाली पर जब आक्रमण हुआ उसके मतलब वैशाली पर आक्रमण का बहाना ढूंढा गया था। ऐसा नहीं लगता है देखने पर कि अटैक करने का बहाना खोजा गया हो, कि उनके भाई हार लेके चले गए वैशाली और ये अपनी बीवी की इच्छा पूर्ति के लिए ये खुद भी अपने भाई के पीछे पीछे वैशाली चले गए, तो उन्हें वैशाली पर जो है अटैक करने का बहाना मिल गया। और रियल बात तो ये था कि अजात शत्रु जो थे वो सिर्फ अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे और इसी कारण से उन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया था। और 16 साल तक, लगभग 16 साल तक वैशाली का मगध से युद्ध चला था। 16 साल युद्ध हुआ कि जैन और बुद्ध ग्रंथों से यह पता चलता है कि अंत में, लास्ट में, कूटनीति और नए युद्ध शस्त्रों मतलब नए वेपन जो थे, वॉर वेपन्स, उनके यूज से वैशाली पर अजात शत्रु को विक्ट्री मिल गई थी। तो अब अजात शत्रु ने कौशल और वैशाली दोनों जगहों पर सफलता प्राप्त की थी। दोनों जगह जो थे वो इनके अंडर में आते थे और इस कारण से अवंती के जो राजा थे उन्हें जलन होने लगी, तो उन्होंने मगध के खिलाफ जो है वो आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। और यही कारण था कि अजात शत्रु अपनी उनकी जो राजधानी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दीवार जो थे उनके चारों तरफ, अपनी राजधानी के चारों तरफ उन्हें दीवार बनानी पड़ी, किलेबंदी करनी पड़ी और उन्होंने की थी किलेबंदी। और ये सारी जो तैयारी थी, इन सारी तैयारियों के बावजूद भी अजात शत्रु का जो समय था, जब तक वे जिंदा रहे तब तक अवंती से उनका संघर्ष नहीं हो सका। और अब हम पढ़ने वाले हैं हर्यंक डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो कि उदाइन है। तो अजात शत्रु की जब मृत्यु हो गई तो उदयन जो थे वो मगध की गद्दी पे बैठे। तो उन्होंने पटना में जो गंगा और सोन का जो संगम है वहां पे उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया और अवंती के जो शासक थे उन्हें भी युद्ध में हरा दिया। तो उन्होंने हराने के बाद उन्होंने जब अवंती के शासक को युद्ध में हराया तो अवंती का जो भी साम्राज्य था उसे भी मगध के अधीन कर लिया गया। और ये जो था इस समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना था। और बिंबिसार के समय में तो हम जानते हैं कि अंग देश जो है वो बिंबिसार जीत चुके थे। अजातशत्रु ने कौशल को पराजित किया और अवंती से मुकाबले की तैयारी भी कर दी थी और वैशाली की स्वतंत्रता का भी अपहरण उन्होंने कर लिया था, वैशाली को भी अपने अधीन कर लिया था। और उदयन के समय में हम लोग देखते हैं कि अवंती भी मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बन चुका था। तो हर्यंक डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने मगध की जो सॉवरेनिटी थी उसको एस्टैब्लिश करने के लिए काफी योगदान दिया था। तो हर्यंक डायनेस्टी के जो 3 रूलर्स थे वो थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। तो उदयन के बाद शिशुनाग नाम का एक इंसान ने उसने मगध पे रूल किया और उन्होंने ही शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की थी। और ये शिशुनाग जो थे इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी और ये एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे, बहुत ही महान शासक थे और इन्होंने अवंती, वत्स और कौशल को भी हराकर मगध में शामिल कर लिया था। तो शिशुनाग के बाद उनके जो बेटे थे कालाशोक या फिर काकवर्ण, इन्होंने ही मगध पर रूल किया था। तो शिशुनाग के बाद उनका जो पुत्र था कालाशोक या काकवर्ण, इसने ही रूल किया था मगध पे। इनको ही मगध का राजा बनाया गया। और इन्हीं के समय में वैशाली के जो बौद्ध थे उनकी दूसरी काउंसिल हुई थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था तो सेकंड काउंसिल जो था बुद्ध का, बौद्ध धर्म का, वो कालाशोक या फिर काकवर्ण के समय में ही हुआ था। और कालाशोक ने 28 साल तक शासन किया था, 28 साल तक रूल किया था और इन्होंने ही अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र को बनाई थी। तो कालाशोक ने ही अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र में बनाई थी। और इसके बाद इनके जो 10 पुत्र यानी कि इनके 10 बेटे ने मिलकर जो है यहाँ का पे शासन किया था। तो कालाशोक के बाद इनके 10 बेटों ने यहाँ पे शासन किया था और इसके बाद जो है नंदवंश का शासन शुरू हुआ था।
अगर नंद वंश की बात करें तो पता चलता है, मतलब कहा जाता है कि एक अनजान कुल के व्यक्ति ने महापद्म, एक अनजान कुल के का एक आदमी था महापद्म, जिसने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया था। और फिर उसका कुल जो भी रहा हो, लेकिन इस काल में क्या हुआ था कि मगध में राजनीतिक प्रभुत्व जो था उसमें काफी चेंजेस आए थे, उसमें काफी वृद्धि हुई थी। तो पुराणों से यह पता चलता है कि महापद्म ने जितने भी क्षत्रिय कुल के जो राज्य थे उनको नष्ट कर दिया था। तो महापद्म ने सभी क्षत्रिय कुल के राज्यों को नष्ट किया कर दिया था, और इक्ष्वाकु, पांचाल, है, कलिंग, अश्म, कुरु, शूरसेन, मिथिला और मिथिला, इन सभी राज्यों को मगध में मिला लिया गया था। और इस तरह से पंजाब के पहले के जो, पंजाब के ईस्ट के जो सारे राज्य थे, मतलब जो संपूर्ण भारत था, पंजाब के ईस्ट में का जो पूरा भारत था, मालवा, मध्य प्रदेश, कलिंग और दक्षिण में गोदावरी नदी जो थी, वहां तक जो है रीजन जो था वो नंद राज्य में शामिल कर लिया था। अभिलेखों से यह अनुमान लगाया जाता है कि महाराष्ट्र और मैसूर के कुछ रीजन जो थे वो भी नंद के राज्य में शामिल थे। अगर बौद्ध और जैन ग्रंथों की बात करें तो उनके अनुसार महापद्म नंद जो थे उनके बाद 9 राजाओं ने जो है मगध पर शासन किया। और पुराण के अनुसार ये जो नंबर था वो 8 ही था, और बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार ये नंबर जो था वो 9 था। तो इस समय क्या हुआ था, इस वंश का जो लास्ट राजा था, लास्ट किंग जो थे वो धनानंद थे, जो कि सिकंदर के समकालीन थे। और इन्हीं के समय में सिकंदर जो थे उनका आक्रमण जो था, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था सिकंदर ने। और धनानंद जो था वो एक बहुत ही कठोर और बहुत ही लालची शासक था, बहुत ही लालची रूलर था, ग्रीडी था, और जनता के बीच में बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर था। और इसी को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का राज्य हासिल किया था। तो हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और अगर शॉर्ट में हम लोग बोले तो मगध जो था, मगध को एक साम्राज्य का रूप हासिल करने में लगभग 200 साल का समय लगा। और इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग और महापद्मनंद जैसे शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 321 बीसी से पहले जब चंद्रगुप्त के मौर्य में मगध की सत्ता पहुंची, उस समय मगध जो था वो हर तरह से संपन्न था। उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था उसके क्या क्या कॉजेस थे, नेचर और उसके जो इम्पैक्ट थे, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।